में कुछ डॉक्टर्स अप टू 1 CR पर मंथ तक अर्न कर पाते हैं। क्या आप अपनी मेडिकल जर्नी में कभी भी उतना अर्न कर पाएंगे? वेल देन गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा, अ केमिस्ट्री एजुकेटर इन नीट यूजी सिंस पास्ट 5 इयर्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडिया में डॉक्टर्स कितना अर्न कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो 1 CR पर मंथ तक अर्न कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप उस लेवल तक यानी कि अपने मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल को अटेन करने में आपको 12 to 15 ईयर्स तक का समय लगता है। क्योंकि देखिए इस जर्नी की शुरुआत हो जाती है नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के साथ। फिर उसके बाद आप MBBS परस्यू करते हैं जो कि एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहता है। तो यार उसकी ड्यूरेशन होती है 5.5 ईयर्स। फिर उसके बाद आप नीट PG एग्जाम क्लियर करने के बाद PG परस्यू करते हो, वो 3 ईयर्स का अगेन डिग्री कोर्स होगा। और फिर अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन तक जाते हैं तो 3 ईयर्स उसमें भी आपके जाएंगे, तो ओवरऑल 12 ईयर्स हो गया। और वहीं इस बीच में अगर आपने किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के प्रेपरेशन के लिए ड्रॉप लिया तो आप ओवरऑल मानकर चलिए 12 to 15 ईयर्स। बट ऐसा नहीं है कि आपकी अर्निंग ही 12 to 15 ईयर्स के बाद शुरू होगी, बल्कि MBBS के साथ ही आप अर्न करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले MBBS आपका ओवरऑल 5.5 ईयर्स का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसमें 4.5 ईयर्स तक तो आपका करिकुलम होगा और फिर आखिरी के 1 साल यानी कि 1 ईयर में आपकी इंटर्नशिप की भी शुरुआत हो जाती है। और इंटर्नशिप के साथ ही आप अर्न करना भी शुरू कर देते हैं। अब देखो यार, वहाँ पर तुम्हें स्टाइपेंड मिलता है। अब स्टाइपेंड कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से MBBS परस्यू कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में हो। अब प्राइवेट कॉलेजेस का स्टाइपेंड काफी कम रहता है रिलेटिवली, है ना। बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो स्टाइपेंड देते नहीं, 0 होता है। पर मानकर चलो कि अगर अच्छा होगा तो समवेयर अराउंड 16 to 18,000 पर मंथ, ये लिमिट है मैक्सिमम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। वहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में स्टाइपेंड बेटर होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो कुछ अच्छे सिटीज में जैसे कि दिल्ली में, कर्नाटका में 30,000 पर मंथ तक का स्टाइपेंड आपको मिल सकता है। वहीं वेस्ट बंगाल में 28,000 तक रहता है, बिहार में 15,000, ओडिशा में 20,000 तक, है ना। बाकी भी आप एक बारी पूरा लिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। तो जितने अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप होंगे उतना बेटर आपको स्टाइपेंड मिलता है। और वहीं अगर आप किसी आर्मी मेडिकल कॉलेज में जैसे कि AFMC, तो वहाँ पर और भी बेटर स्टाइपेंड आपका रहता है। बाकी किसी भी मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन में AFMC का ये इंटर्नशिप वाला स्टाइपेंड हाईएस्ट होता है। अब यार उसके बाद अगर आप MBBS अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, और उसके बाद आपको ऑफिशियल लाइसेंस मिल जाता है MBBS आपका कंप्लीट होने के बाद, तो उसके बाद भी आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। अब अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हैं तो वहां पर भी डिपेंड करता है कि आप स्टेट के अंडर आते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और वहां पर भी यार डिपेंड करेगा कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है एग्रीमेंट या फिर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, तो फुल टाइम में डेफिनेटली बेटर पे होता है, आपका बेस पे बेटर रहता है। और वहीं अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है तो थोड़ा कम रहेगा, मतलब आप मानकर चलो 35 to 45,000 से आपकी शुरुआत होती है। बट इसमें क्या होता है ना कि आपके गवर्नमेंट की कुछ इंसेंटिव स्कीम्स भी होती हैं, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन दोज इंसेंटिव स्कीम्स एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के अपने कुछ टारगेट्स भी होते हैं। तो अगर आप उन टारगेट्स को कंप्लीट करते हो तो आपको जो है बोनस मिलता है, राइट। और वहीं जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है तो आपका फिर बेस पे वहीं काफी हद तक बढ़ जाएगा। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो मान कर चलिए कम से कम भी आपका जो बेस पे है और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी है तो 70,000 तक रहेगा। अब अगर आप AFMC जैसे मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो वहां पर MBBS कंप्लीट करने के बाद आपको एक कैप्टन का रैंक मिलता है, राइट। तो वहां पर ना मेडिकल ऑफिसर्स की रैंकिंग भी आर्मी के उस पर ही होती है, ठीक। तो आपको वहां पर कैप्टन का रैंक मिलता है और कैप्टन के रैंक के बेसिस पर ही आप अर्न कर पाते हैं। तो आप मानकर चलिए कि वहां पर AFMC जैसे मेडिकल कॉलेज में MBBS कंप्लीट करने के बाद ही अगर आप अपनी सर्विस स्टार्ट कर देते हो तो आप 90,000 पर मंथ तक वहां अर्न कर पाते हैं। और वहीं बात की जाए अगर प्राइवेट सेक्टर की, तो यार वैसे ये मोस्ट कॉमन रूट होता है, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज लिमिटेड होती है ना। तो ज्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर का रुख अपनाते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में आपका पर्सनल क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक भी हो सकता है, या फिर आप you can associate yourself with medical colleges. In fact आप अगर कुछ जो कंपनीज होती हैं जैसे कि कुछ ऐसे स्टार्टअप्स, मेडिकल स्टार्टअप्स होते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए आर्टिकल्स लिखें, आप उनके लिए मेडिकल डेटा का एनालिसिस करें, उसको कोलेट करें। तो उस तरह का जॉब रहता है जहां पर अगेन आप 40,000 to 60,000 तक अर्न कर पाते हो। ऑल्सो कुछ अच्छे बड़े MNCs होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहां पर वो डॉक्टर्स को हायर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के लिए। मतलब कोई
भी बेसिक सी कंडीशन हो जैसे कोल्ड, कफ या फिर कोई मेजर सिचुएशन लाइक अ हार्ट अटैक है ना, तो उसको हैंडल करने के लिए वो कंपनीज डॉक्टर्स को हायर करते हैं और वहाँ पर आपका अगेन जो सैलरी है वो काफ़ी डिसेंट होगा, मतलब आप मानकर चलिए 70,000 पर मंथ के आसपास। ऑल्सो ना प्राइवेट सेक्टर में आपकी जो अर्निंग है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस, आपके वर्किंग आवर्स, आपके एक्सपर्टीज, आपके स्किल सेट पर। जैसे कि आपको लेटेस्ट से एक सिंपल अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करना आता है, उसका एनालिसिस करना आता है, तो डिपेंड करता है कि आपने क्या स्किल सेट बिल्ड किया है, वो भी काफ़ी हद तक आपके पे को डिसाइड करता है। प्लस आप कौन से एरिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब एक रूरल एरिया में तो वहाँ पर रिलेटिवली आपकी अर्निंग कम रहेगी और मेट्रो सिटीज़ में होगी तो फिर अर्निंग बेटर होगी, है ना। अब इसके बाद आते हैं कि अगर आप MBBS के बाद नीट PG एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं और PG कोर्स परस्यू करते हैं, तो देखो यार PG आपका 3 इयर्स तक का रहता है ना। PG के शुरुआत से ही आप जूनियर रेजिडेंट बन चुके होते हैं और एज अ जूनियर रेजिडेंट बिल्कुल शुरुआत से ही, पहले साल से ही आप अपनी हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएटेड रह सकते हो और वहाँ पर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उस बेसिस पर आप मानकर चलो कि आप शुरू से ही 40,000 to 50,000 पर मंथ तो अर्न कर ही पाते हो, है ना। अब उसके बाद अगर आप नीट PG पूरी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास वहाँ पर बेसिकली इसको भी हम 2 सेक्शंस में देख सकते हैं, एक क्लिनिकल और एक नॉन क्लिनिकल। नॉन क्लिनिकल में हमारे पास जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या फिर प्राइवेट टीचर्स या प्राइवेट ट्यूटर्स बेसिकली, या फिर आप यू कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एज प्रोफेसर्स, राइट। तो यहाँ पर सभी सेक्टर्स में डिसेंट आपकी अर्निंग रहती है और आप इनफैक्ट जैसे कि प्राइवेट ट्यूटर्स हैं तो यार यू नेवर नो, अगर आप बहुत ही पीक लेवल पर परफॉर्म कर जाएं देन स्काई इज द लिमिट। और वहीं अगर हम क्लिनिकल सेक्टर्स की बात करते हैं तो जैसे गायनेकोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी, देन रेडियोलॉजी, इवन सर्जरी, है ना। अब इसमें से जैसे कि गायनेकोलॉजी हुआ या डर्मेटोलॉजी हुआ वो नीट PG के साथ ही फिनिश हो जाते हैं, बट बाकी एरियाज में जैसे आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब मान लो अगर आप नीट PG तक ही रुक जाते हैं तो भी आप मानकर चलिए कि आप 1.5 लाख टू 2 लाख तो 100 मतलब शॉर्ट उतना तक तो आप अर्न कर ही पाएंगे। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन से एरियाज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। आप जैसे जैसे आपका स्किल सेट इंप्रूव होता जाएगा और भाई जितने बेटर हॉस्पिटल्स के साथ आप एसोसिएटेड होंगे या फिर अगर आप अपना खुद का पर्सनल क्लिनिक रन करते हो तब तो यार अगर वो बढ़िया चल जाए तो आपको पता है देन यू नो स्काई इज द लिमिट। और वहीं फिर उसके बाद अगर आप नीट SS सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं तो फिर उसके बाद वो भी सुपर स्पेशलाइजेशन का भी आपका यार 3 इयर्स का कोर्स होता है, MCH की डिग्री आपको मिलती है और फिर उसके बाद आप प्रॉपर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन जाते हैं। आप न्यूरोसर्जन हो सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कार्डियोसर्जन हो सकते हैं एंड उसके बाद आप मानकर चलिए कि समवेयर एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 3 लाख टू स्काई इज द लिमिट लिटरली, क्योंकि उसके बाद यार एक डॉक्टर दिन भर में ही कितनी सर्जरीज काफ़ी बारी परफॉर्म कर देते हैं। तो आप मानकर चलो कि जितने बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल के साथ आप एसोसिएटेड होंगे या फिर अगर आपका खुद का ही पर्सनल क्लिनिक या हॉस्पिटल होता है या फिर अगर आप 2nd या 3rd जनरेशन डॉक्टर हैं तब तो यार मतलब आपका करियर काफ़ी ज़्यादा ऐसे ब्लूम कर जाता है। बस मैं यही आपको कहना चाहूँगी कि यार हमारी कंट्री में डॉक्टर्स एक बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है। हमारी कंट्री में डॉक्टर्स को भगवान तक का दर्जा दिया जाता है। आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन के साथ एसोसिएट होने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ सैलरी या मनी कैन नॉट बी द अल्टीमेट क्राइटेरिया। और वहीं आपने देखा कि आप पेशेंस वाली जर्नी है, जर्नी थोड़ी बड़ी भी है, तो सिर्फ और सिर्फ अर्निंग या सैलरी आपका मोटिवेशन नहीं हो सकता है। आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होने ही चाहिए। नंबर 1, यू शुड बी पैशनेट टू बिकम अ डॉक्टर कि यस यार मुझे सोसाइटी को सर्व करना है, हैव टू बिकम अ डॉक्टर। इसी के साथ ह्यूमैनिटी, यार जब तक आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा ना आप एक बेहतरीन डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा आप एक ऐसे प्रोफेशन के साथ खुद को एसोसिएट करने वाले हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली किसी की लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यार हाईली रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है और इसी के साथ साथ हार्ड वर्क के बिना काम ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप सोचिए ये प्रोफेशन हर स्टेज पर कड़ी मेहनत मांगता है। मतलब आप देखो यार कि नीट UG एग्जाम क्लियर करना टफ है, फिर नीट PG एग्जाम, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए, यानी कि थ्रू आउट द जर्नी पूरी आपको कड़ी मेहनत करनी है, बट देन द एंड रिजल्ट इज डेफिनेटली वर्थ इट। आई होप आपकी इस वीडियो से मदद हुई, बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिला हो। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेक श्योर दैट यू गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी मिलेंगे हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच and see you all the next time with some other video.